हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल गेट प्रीवियस सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 7। ये पार्ट 7 हो जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल का। इससे पहले आपका इंजीनियरिंग मटेरियल का 6 पार्ट तक आ चुका है गेट के प्रीवियस सॉल्यूशन का। आप चाहे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैकेनिकल के सारे सब्जेक्टों का गेट के प्रीवियस सॉल्यूशन किया जा रहा है और सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो गेट 22 का, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी प्रीवियस ईयर को देख सकते हो। तो आप सभी चीज कंटेंट को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। राइट, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्डनाबिलिटी ऑफ स्टील इज मेजर ऑफ। ये हार्डनाबिलिटी क्या हो जाता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेंचिंग क्या प्रोसेस होता है, बिकॉज बाय क्वेंचिंग से ही हम लोग हार्डनाबिलिटी पढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल का। तो यहाँ पे वर्ड आया क्या, क्वेंचिंग। तो ये क्वेंचिंग क्या हो जाता है उसको मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को। क्वेंचिंग बेसिकली होता है रैपिड कूलिंग। क्या हो जाता है मेरा, रैपिड कूलिंग। जब भी हम लोग रैपिड कूलिंग करते हैं, ठीक है, तो रैपिड कूलिंग से मुझे मिलता है क्वेंचिंग। अब ये रैपिड कूलिंग करते कैसे हैं ये समझ लीजिए कि मान लो कोई मेरा एक मटेरियल है, ठीक है, या स्पेसिमेन है, ठीक है, एक मेरा क्या है मटेरियल है जो कि सुपर हॉट है, जो कि क्या है मेरा सुपर हॉट है, यानी काफ़ी गर्म है। अब इसमें हम लोग क्या किए, एक मेरा चिल्ड वाटर है, ये मेरा वाटर है, यहाँ पे भरा हुआ क्या है मेरा वाटर है, ये मेरा क्या है मेरा वाटर है। ओके, वाटर है। अब ये मेरा ठंडा वाटर, इसमें हम लोग क्या किए, इस मटेरियल को डायरेक्ट डिप करा दिए। हॉट जो मेरा सुपर हॉट मेरा मटेरियल है, इसको हम लोग यहाँ का क्या करा दिए, इस तरह का कोई मटेरियल स्पेसिमेन मान लो स्टील ही है, इसको हम लोग डिप करा दिए। इससे क्या हो जाता है मेरा, ये काफ़ी गर्म है। जब भी हम लोग कोई भी मटेरियल को कूल कराते हैं तो एक हीट इन्वायरमेंट में ही कराते हैं, वो स्लो स्लो कूल होता है। लेकिन अगर लोग डायरेक्ट हम लोग मान लो कि इसको एग्जाम्पल और समझ लो कि चिल्ड वाटर है, ठीक है, ये काफ़ी कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर में अगर हम लोग काफ़ी सुपर कोल्ड वाटर में उसको मटेरियल को डिप करा देंगे तो क्या हो जाता है, ये बहुत ही जल्दी मेरा ये जो है वो चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इससे होता क्या है, इस मटेरियल पे मेरा हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है। बट हार्डनेस से पहले किसी भी मटेरियल को सुपर हीट या फिर सुपर हॉट मटेरियल को हम लोग ठंडा पानी में डायरेक्ट डाल देना, या फिर चिल्ड वाटर बोल लो, या फिर सॉल्ट वाटर ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं ठंडा वाला में, उसमें अगर डाल देते हैं तो वो प्रोसेस जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड माई क्वेंचिंग, या सिंपल वर्ड में जिसे कहा कि रैपिड कूलिंग कहलाता है मेरा क्वेंचिंग। अब इससे होता क्या है, इससे मेरा मटेरियल पे हार्डनेस इंक्रीज आ जाता है, हार्डनेस, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, रेसिडुअल स्ट्रेस, जो कि एनलिंग के द्वारा या नॉर्मलाइजिंग के द्वारा उसको ठीक करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। बट कंडीशन यहाँ हम लोग देखते हैं कि इससे हार्डनेस मेरा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मेरा मटेरियल में हार्डनेस चाहिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, आपका करते हैं रैपिड कूलिंग और क्वेंचिंग। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि हार्डनाबिलिटी क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो कि डेप्थ ऑफ हार्डनेस अचीव बाय क्वेंचिंग। तो आप यहाँ पे लिख लेना, अगर आप लोग को हार्डनाबिलिटी को डिफाइन करना तो आप बोल सकते हो कि भाई डेप्थ ऑफ हार्डनेस अचीव, ठीक है, हार्डनेस अचीव, एक सेकंड, हार्डनेस अचीव बाय क्वेंचिंग। बाय किससे आ जाता है, क्वेंचिंग से। तो जो भी मेरा क्वेंचिंग से डेप्थ ऑफ हार्डनेस आ जाता है मटेरियल पे, उसी को हम लोग हार्डनाबिलिटी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर अगर पढ़िएगा तो ये बताया गया है, द डेप्थ टू विच रिक्वायर्ड हार्डनेस इज ऑब्टेन। हार्डनेस ऑब्टेन आ जाता है किसके द्वारा, बाय क्वेंचिंग से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, सेम तरह का क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर बच्चा रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ वन टाइम में। ये हम लोग बाइनरी, हम लोग फेज का बात करेंगे। बाइनरी फेज क्या होता है पहले तो ये जान लो, यहाँ जो बाइनरी फेज बोला है, जहाँ पे दो फेज मेरा कोएग्जिस्ट करता है और उसके बीच में हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन करके, सुपर कूल करके या फिर सुपर हॉट करके, कूलिंग और हीटिंग करके हम लोग उसको देखते हैं क्या चेंजेस आता है उसके प्रॉपर्टीज़ में, तो उसको बोलते हैं बाइनरी। जैसे मान लो एक ही फेज है, वही हम लोग वहाँ पे लिक्विड फेज का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा हो गया यूनरी फेज। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे बाइनरी फेज का तो वहाँ पे दो फेज, जैसे मान लो वाटर है, आपको पता है वाटर में 3 फेज पाया जाता है, ये मेरा सॉलिड फेज में ही पाया जाता है, लिक्विड में ही पाया जाता है और आपका गैस फेज में पाया जाता है। तो अगर इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ दो ही नजर आएगा, या तो लिक्विड या दूसरा नजर आएगा आपका सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड का बात हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ये बाइनरी मेरा फेज है। समझ आए कि नहीं, पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ओके, कि बाइनरी फेज क्या हो जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या जाता है, या तो वेट ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए या फिर वेट ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको पिछला लेक्चर में बता दिया हूँ, उसको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, और ये होता है अकॉर्डिंग टू लेवल रूल। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल रूल। तो लेवल रूल के अनुसार अगर हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है, अमाउंट
ऑफ सॉलिड फेज में आपको टोटल क्लियर करा दूंगा, पहले आप इस चीज़ को जान लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज जो हो जाता है वो हो जाता है मेरा, एक सेकंड, वो हो जाता है मेरा यहाँ पे CO माइनस CL डिवाइड बाई CS माइनस CL। आप पहले इसको लिख लेना फिर मैं बताता हूँ। एंड अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज का अगर बात करेंगे, ठीक है, किसका बात करेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज का बात करेंगे तो ये हो जाता है मेरा CS माइनस C0 या फिर C0 डिवाइड बाई जाता है CS माइनस CL। अब यहाँ पे हम लोग अगर CO का बात करेंगे तो CO जो है ये हो जाता है मेरा ओवरऑल कंपोजिशन। क्या हो जाता है मेरा, ओवरऑल कंपोजिशन, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ओवरऑल कंपोजिशन, ठीक है, याद रखना। एंड अगर हम लोग बात करेंगे CL का तो CL क्या आ जाता है, ये लिक्विड कंपोजिशन का बताता है। क्या बताता है, लिक्विड का कंपोजिशन कितना है, लिक्विड कंपोजिशन, ठीक है। अगर बात करेंगे CS का तो ये मेरा बताता है सॉलिड कंपोजिशन। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यह देखते हैं हम लोग इस फिगर में कि कैसे निकालते हैं। जैसे अब मैंने बताया था कि कभी कभी क्या देगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला में दे देगा कि मेरा ओवरऑल कंपोजिशन लिक्विड का इतना है, सॉलिड का इतना है और ओवरऑल इतना है, तो आपको उस बेसिस पे बोलेगा अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज निकालो या फिर अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज निकालो। बट कभी कभी आपको फिगर दे देगा और फिगर से भी निकालने बोलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपको दोनों चीज़ दिया गया है, यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया गया है और आपको फिगर भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड फेज इधर है तो सॉलिड का अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 68 दिया गया है। अगर बात करेंगे हम लोग लिक्विड कितना दिया गया तो ये लिक्विड वाला फेज है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये वाला है सॉलिड फेज। तो लिक्विड का कितना दिया गया 32 दिया गया। ओवरऑल जो बीच में हो जाता है, देखो ओवरऑल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर से, वो ओवरऑल कितना दिया गया 40 दिया गया है। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल मैंने बताया था, देखो ओवरऑल को किससे दिखाते हैं, CO से। तो ये मेरा हो गया आपका CO दिया गया है या फिर C0 जैसे आप बोलोगे। लिक्विड को तो CL दिया गया है और ये मेरा CS दिया गया है। तो बस यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल और जो भी निकालने बोला वो चीज़ फाइंड कर लोगे। तो चलो अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया, बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ मेटल P and Q, मेटल P and Q दिया गया है। बताएगा सो इन द डायग्राम एंड एलॉय X इज कंटेनिंग 60% ऑफ P, ठीक है, 60% ऑफ P मीन्स क्या पता, 60% मेटल इसमें है एंड 40% Q बाय वेट है। और Q आपका क्या है, सेकंड मटेरियल का वेट दिया गया है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इज कूल्ड फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, हम लोग लिक्विड से सॉलिड की ओर जा रहे हैं यानी कि इसको ठंडा कर रहे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन वेट परसेंटेज एट 1250 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो हम लोग चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई कितना होगा मेरा। यहाँ पे देखो क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी यहाँ पे आपको दोनों निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज भी निकालना है, अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज भी निकालना है। तो 1 बाय 1 करके निकालते हैं। अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज। तो यहाँ मुझे पता था सॉलिड फेज के लिए क्या फॉर्मूला होता था, सॉलिड के लिए यहाँ देख लो CO माइनस CL डिवाइड बाई CS माइनस CL। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे CO माइनस CL डिवाइड बाई आपका क्या था CS माइनस CL। और आपको पता है कि भाई CO मीन्स क्या होता है, ओवरऑल कंपोजिशन। ओवरऑल कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 40 दिखाई दे रहा है। देखो मैंने बताया था 40 है, तो 40 माइनस CL का बात करें, CL 32 था तो 32 करेंगे डिवाइड बाई CS मतलब सॉलिड का कितना दिया 68, तो 68 माइनस CL कितना दिया गया आपका, CL दिया गया आपका 32। तो यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर्स आपको बनाना है, ठीक है। इस यूज़ का कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है क्वेश्चन का, मेनली आपको फिगर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करोगे और चूंकि परसेंटेज में बोला गया है, ठीक है, तो परसेंटेज में आपको पूछा गया तो इंटू हम लोग कर देंगे 100। तो इसको जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा यू विल गेट 22.2% के बीच में मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन आपको पता है भाई, घटाना है और सिंपल 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, किसका, सॉलिड का हम लोग यहाँ पे निकाल दिए क्या, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज। अब बात करेंगे अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज, देखेंगे CS माइनस CO था और CS माइनस CL, नीचे मेरा CS माइनस CL रहेगा, मतलब सॉलिड में लिक्विड को घटाते हैं, ऊपर वाला चेंज होता है। ओके, तो हम लोग निकालेंगे अब क्या निकालेंगे, जितना भी अमाउंट हो जाएगा मेरा लिक्विड का। तो लिक्विड का अमाउंट मेरा क्या था, फॉर्मूला ये था मेरा, दैट इज कॉल्ड मेरा CS माइनस CO था डिवाइड में नीचे में मेरा ऑब्वियसली CS माइनस CL ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन पे CS कितना है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन कितना, कंपोजिशन तो है 68, तो 68 ओवरऑल मेरा था 40 और डिवाइड बाई CS आपको पता है, जैसे मैंने कहा था 68 माइनस हो जाएगा 32। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा 100 का जगह परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 77.8%। इट मीन्स मुझे पता चल गया कि अमाउंट ऑफ लिक्विड फेज मेरा कितना निकला, वो निकला 77 और अमाउंट ऑफ सॉलिड फेज कितना निकला मेरा 22। तो 22 और 78,
ठीक है। तो यहाँ पे देखें 22 एंड 78 यानी कि लगभग हमारा करेक्ट आंसर का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। बाइनरी फेज में जो मैंने बताया बस यही ध्यान देना, सॉलिड वाले फेज में कितना होगा, लिक्विड वाले फेज में कितना होगा, और बीच में ओवरऑल में कितना होगा, बस इन तीनों को ध्यान देना है। इस फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो 100% आपको जो है सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीका से कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिला, देखो ये भी आपको गेट में पूछा गया, गेट 2019 में पूछा गया, लेटेस्ट पूछा गया है, ठीक है। ये आपका 2 मार्क का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट फेज। देखो ये लेके ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको पिछला सेट में भी एक क्वेश्चन बताया था इसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, और उससे पहले भी एक बताया था। तो अभी तक मैं 3 क्वेश्चन इससे बता दिया हूँ। इट मीन्स आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो याद कर ही लेना है, और मैं इसका टोटल का चार्ट मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। हर चीज़ के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा कि 3 फेज के बारे में बताया था। सबसे मैंने बताया था FCC स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर मैंने बताया था BCC स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पाया जाता है, और आपको बताया था HCP कहाँ पाया जाता है। FCC मीन्स फेस क्यूबिक सेल, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और FCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यूबिक सेल स्ट्रक्चर। मैंने बताया था FCP पाया जाता है सॉफ्ट मटेरियल पे, एंड BCC पाया जाता है हार्ड मटेरियल में, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल बताया था कि सॉफ्ट क्या है, जैसे निकल, कॉपर, प्लेटिनम, PB लेड होता था, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता था, इसके बाद AG हो जाता था, AU हो जाता था, गोल्ड सिल्वर सब ये आ जाता सॉफ्ट में। मैंने बताया था हार्ड मटेरियल में वेनेडियम, मोलिब्डेनम, इसके अलावा टंगस्टन आ जाता था। देन मैंने बताया था SCP में मैग्नीशियम और जिंक आ जाता था। उसके लिए मैंने बताया था आयरन कार्बन डायग्राम में जो मुझे ऑस्टेनाइट देखने को मिलता था उसका स्ट्रक्चर क्या अच्छा हो जाता है मेरा, वो हो जाता, चूंकि ऑस्टेनाइट मेरा क्या हो जाता है हाई टेम्परेचर में करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। इट मीन्स क्या आ जाएगा FCC, तो ऑस्टेनाइट भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था फेराइट कहाँ पाया जाता है, तो BCC, यानी कि फेराइट अगर बात करेंगे तो फेराइट मेरा पाया जाता है BCC में। बात समझ में आया कि वो भी मैंने बताया था। और एक बात कि कोबाल्ट का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कोबाल्ट जो है और साथ ही साथ क्रोमियम, तो ये दोनों जो है दोनों में 2 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें कोबाल्ट में तो इसमें मेरा HCP और आपका FCC दोनों स्ट्रक्चर पाया जाता है, और क्रोमियम में भी मेरा HCP और BCC पाया जाता है। और मैंने बताया था टेम्परेचर वेरिएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर HCP पाया जाएगा कोबाल्ट में तो जब मेरा टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तब मेरा HCF पाया जाएगा इन कोबाल्ट। अगर बात करेंगे FCP कब पाया जाता है, तो मैंने बताया था FCC पाया जाता है जब मेरा 420 से कम रहेगा। वहीं अगर 20 डिग्री सेल्सियस से मेरा ज़्यादा रहता है तब मेरा पाया जाता है BCC पाया जाता है। इन किस में अगर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्रोमियम में। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस से मेरा कम रहेगा तो पाया जाएगा मेरा HCP इन क्रोमियम। ये सब चीज़ मैं बता दिया हूँ, फिर से रिवीजन करा दिए, लेकिन 3 टाइम इसको मैं रिवीजन कराया ताकि आप लोग को याद हो जाए हर बार। यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया ऑस्टेनाइट के बारे में, जिसको हम लोग आपको पता है गामा आयरन भी बोला जाता है। वहीं फेराइट को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा आयरन इसको बोलते हैं फेराइट को, और ऑस्टेनाइट को बोलते हैं गामा आयरन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑस्टेनाइट का बोला गया, ऑस्टेनाइट क्या बचा FCP, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका D नंबर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये काफ़ी इजी था, ये सारा चीज़ मैं बताने का एक बार बता दिया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रेगुलर फॉलो कीजिएगा, सभी चीज़ को देखिएगा, आपको 100% सब चीज़ मैं क्लियर करा दूंगा, एकदम ईजी लगेगा आपको। इससे रिलेटेड मैंने मटेरियल और प्रोडक्शन आपको एकदम टफ नहीं लगेगा। और सबसे आपको पता है कि गेट में मैक्सिमम पूछा जाता है, आपको गेट में जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो रहता है वेटेज ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा, जहाँ पे फिगर जरूरत पड़े, एनिमेशन जरूरत पड़े, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, और ये सारे प्रोसेस को मैं बता दिया हूँ 1 टाइम पहले भी, ठीक है। जैसे टेम्परिंग का बात करेंगे तो आपको पता है कि टेम्परिंग में अगर देखेंगे तो टेम्परिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, इससे मेरा हो जाता है टफनेस मेरा आ जाता है। टेम्परिंग करते हैं हाई टेम्परेचर में जब करते हैं तो उससे मेरा टेम्परिंग आ जाता है, यानी कि उससे मेरा टफनेस इंक्रीज होता है, हार्डनेस डिक्रीज करता है, डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग बात करें क्वेंचिंग, आपको पता है क्वेंचिंग का तो रैपिड कूलिंग हो जाता है, और रैपिड कूलिंग करने से अभी जस्ट मैंने कहा कि उससे मेरा हार्डनेस इंक्रीज होता है, तो क्यू का मेरा हो जाएगा 3 नंबर। फिर बात करेंगे एनेलिंग का। एनेलिंग हम लोग क्या करते हैं, एनेलिंग के द्वारा मेरा होता क्या, वो काफ़ी मेरा डक्टाइल मटेरियल हो जाता है, उससे मेरा हार्डनेस घट जाता है, टफनेस मेरा जो है वो मेरा बढ़ जाता है, और मेरा वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, यानी डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो एनेलिंग का 4 हो जाएगा। एंड नॉर्मलाइजिंग मैंने बताया था, उसमें क्या हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है, ग्रेन स्ट्रक्चर मेरा रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाता है, उससे स्ट्रेंथिंग एंड ग्रेन रिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखो P का हो गया मेरा 2 नंबर, Q का हो गया मेरा 3 नंबर, R का हो गया मेरा 4 नंबर, और S का हो गया मेरा 1 नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या मेरा 2, 3, 4 एंड 1। कहाँ पे दिया गया है, 2, 3, 4 एंड 1, यानी कि आपका D हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारे चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप लोग पिछला लेक्चर में सारा देखिएगा, कंप्लीट में करा दें, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ आगे कराया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेज डायग्राम। अब देखो यहाँ पे फेज डायग्राम का क्लियर नहीं किया है कि क्या यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम का बात कर रहा है, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम का बात कर रहा है, या फिर यहाँ पे टीटीटी डायग्राम का बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है या फिर आयरन कार्बन का बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं किया है, बट दोनों का बात कर रहा है। इसमें आपको बताना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फेज डायग्राम। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं और इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो पहला आपको क्या बोला गया भाई, पहला हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ बोला गया है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंस फेज कैन बी फाउंड अंडर गिवन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो मे भी ये सही हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पता है इट्स गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेट। अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे आपको पकड़ना ही पड़ेगा कि किसका बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, ये बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में ही पूछ रहा है, फेज डायग्राम में आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पूछ रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, रीजन में बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे पहला वाला तो यहाँ पे क्या बोला है, आप ध्यान दो कि मैंने बताया था दो चीज़। चलिए मैं पहले फिगर बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम, क्या है ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो आपका फिगर में लाया हूँ दिस इज कॉल्ड योर टीटीटी डायग्राम। ये क्या है मेरा टीटीटी डायग्राम। आपको पता है टीटीटी मीन्स क्या होता है, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या, चलिए मैं पहले टीटीटी डायग्राम का बात करता हूँ, सॉरी आयरन कार्बन डायग्राम का बात करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। देखो आयरन कार्बन डायग्राम को सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि आयरन कार्बन डायग्राम को हम लोग इक्विलिब्रियम बांधते हैं। क्या इसको बोलते हैं कि मेरा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे काम करता है। तो ये वर्क ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जबकि अगर बात करेंगे टीटी डायग्राम तो ये मेरा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे काम करता है। किस पे करता है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम का, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें जो हम लोग कूलिंग करते हैं, ठीक है, इसमें जो हम लोग हीट करते हैं या कूल करते हैं, इसमें अगर हम लोग कूलिंग करेंगे या फिर हीटिंग करेंगे, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है मेरा, स्लो प्रोसेस होता है, मतलब धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा चेंज नहीं होता है, जो भी मेरा मटेरियल रहता है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है, वो फेज होता है, वो मेरा चेंज नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस में करते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीटी डायग्राम का, तो यहाँ पे जो हम लोग हीटिंग करते हैं या फिर जो हम लोग कूलिंग करते हैं वो काफ़ी रेपिडली करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा रेपिड करते हैं, यानी कि काफ़ी फास्ट करते हैं। बोल सकते तो क्या करते हैं हम लोग, फास्ट करते हैं। तो फास्ट करने के चक्कर में काफ़ी चेंजेज आता है उसके स्ट्रक्चर में, फेज में और प्लेन में। तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट, मतलब इतना स्लो में हम लोग जाएंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा। आप कैसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे प्लेट रखा हुआ, एकदम पतला प्लेट, ढेर सारा यहाँ पे इस तरह का प्लेट मेरा रखा हुआ है, ढेर सारा यहाँ पे प्लेट इस तरह करके रखा हुआ है, बहुत सारा प्लेट है, इतना का इतना छोटा प्लेट है कि आप मान लो इसका वेट टोटल मिला के मान लो 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है। और आप एक प्लेट को घटा रहे हो, एक प्लेट का जो वेट है वो 1 ग्राम भी नहीं है, मतलब मान लो 0.00001 आपका ग्राम है। तो 1 ग्राम को अगर हटाओगे तो टोटल वेट में आपको कोई अंतर देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा। या फिर समझो दूसरा चीज़ कि एक बाल्टी पानी भरा हुआ, अब एक बाल्टी में अगर एक बूंद आप निकालोगे, एक ड्रॉप आप निकालोगे पानी, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलमोस्ट रेस्ट ही है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। 2 बूंद निकालोगे, 3 बूंद निकालोगे तो जो चेंजेस होगा ना आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम हो रहा है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑलमोस्ट रेस्ट कंडीशन में जाता है। तो उसी तरह के यहाँ इसमें हम लोग कूलिंग और हीटिंग करते हैं, कभी स्लो, इसमें रैपिड कूलिंग करते हैं, तो पता चल जाता है, इसलिए नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी ऑलमोस्ट रेस्ट नहीं होता, चेंज होता है हर पॉइंट में। एक पॉइंट आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा, डिफरेंस काफी नजर आएगा टेम्परेचर का। चलो पहला चीज क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला था, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि मेरा जो अगर बात करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, तो ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में नहीं बताता है। क्या नहीं बताता है, रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
इसके बारे में ये बिल्कुल नॉलेज नहीं देता है। अब बोलेंगे सब तो चेंज किया जाता है, जैसे आप देखोगे नीचे में मेरा क्या है, आपका यहाँ देखेंगे सीमेंटाइट है, परलाइट है, फिर ऊपर जाएंगे तो लेडेराइट हो जाता है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ये मेरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अलग अलग ऑस्टेनाइट भी देख रहे हैं, लेडेराइट देख रहे हैं, सीमेंटाइट देख रहे हैं, परलाइट देख रहे हैं। तो टेम्परेचर में जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे गर्म करते जा रहे हैं तो इतना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। अगर स्लो करेंगे तो रिवर्स में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तो हमको देखने को मिला, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला जितना चीज़ ना वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो मुझे फेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फेज देखो याद रखना कि एक मेरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फेज जो चेंज हो रहा है वो देखने को मिलता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ किस रेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो देखने को नहीं मिलता है। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को क्यों मिलता है, ड्यू टू प्रेशर के चलते, ड्यू टू टेम्परेचर के चलते। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो वेरी हम लोग करते हैं उस कंडीशन के चलते, और ये प्रेशर टेम्परेचर का कंपोजिशन, जैसे आयरन और कार्बन है आपको पता है, तो आयरन कार्बन में कार्बन का परसेंटेज जैसे से बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा घट रहा है, जिसके चलते फेज जो भी मेरा फेज चेंज हो रहा है मेरा ऑस्टेनाइट से, फेराइट से, डेल्टा फेराइट से, सीमेंटाइट से, वो देखने को मिला। लेकिन किस रेट से हो रहा है उसका कोई मुझे पता नहीं चलता है इन आयरन कार्बन डायग्राम। अगर हम लोग बात करेंगे टीटीटी डायग्राम में तो याद रखना इसे मेरा रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये तो पता चल रहा है कि फेज मेरा चेंज कैसे हो रहा है, परलाइट टू बेनाइट से मार्टेनसाइट में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फाइन परलाइट भी आ जाता है। बट इसके साथ साथ मेरा रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी पता चलता है। क्या पता चलता है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे पता चलता है। और ये दोनों काफ़ी वीवीआई है, इतना वीवीआई है कि समझ लो कि आपके गेट 2020 में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मैं इतना प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको बोलेगा कि टीटी अगर क्वेश्चन आया तो दो ही को याद रखना। पहला चीज़ कि मेरा जो आपका आयरन कार्बन डायग्राम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे काम करता है, जबकि टीटी डायग्राम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं काम करता। सेकंड चीज़, मेरा आयरन कार्बन डायग्राम जो होता है वो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं बताता, ओनली फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, जबकि मेरा जो टीटी डायग्राम है ये रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला गया था, पहला चीज़ कि भाई ये जो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम करता, तो आपको पता है कि ये आयरन कार्बन डायग्राम की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स गिव्स दी इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेट। तो ये मेरा कौन बताता है, मैंने कहा था कि ये मेरा बताता है ट्रांसफॉर्मेशन रेट का बता रहा है, यानी रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरा बताता है टी डायग्राम। बात करते हैं इट इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट फेजेस स्टार्ट मेल्ट। ओके सही बात है, दोनों में हम लोग टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मेल्टिंग करना स्टार्ट होता है, यानी कि ये भी बता रहा है आयरन कार्बन डायग्राम का बोल सकते हो। फिर बात करें सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट्स आर प्रिडिक्टेड बाय इट्स, यानी कि सॉलिड सोल्यूबिलिटी भी पता चलता है, यानी आयरन कार्बन डायग्राम में ये भी पता चलता है। इट मीन्स क्या देखे, पहला भी बात कर रहा है आयरन कार्बन का, सेकंड भी और थर्ड भी। इट मीन्स यहाँ पे एक ही अलग है, यानी ये आपका गलत हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पे इस तरीका भी क्वेश्चन रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, राइट। तो आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। मैं ट्राई किया हर वो चीज़ काफ़ी इजी तरीका से एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग कभी भूलो ना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सेशन को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए कि गेट 2020 को लेकर हम लोग कंप्लीट मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में गेट का सोल्यूशन ला रहे हैं। एंड टेलीग्राम को हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजती है तो टेलीग्राम में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड चैनल को आपको कर लेना सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ, अपलोड हो वीडियो, तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।